एसडीपीओ मुख्यालय, CWC डायरेक्टर, CSI क्यों नहीं आ रहे हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाई बहन और पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि वेलकम एड्रेस में ही हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की, तत्पश्चात हमारे अपर सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न सेक्शनों पर, धाराओं पर, जो 16 से 18 साल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट विद हैं, उनके विषय में कैसे विचार हो इसके संबंध में बताया। जुवेनाइल जस्टिस के लिए जस्टिस के प्रावधानों के संबंध में ऑलरेडी ये बताएंगे हमारे बाद। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों से संबंधित उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए बहुत से विधान बने हुए हैं। जैसे उनके खिलाफ लैंगिक अपराध होते थे तो उसके लिए भी आईपीसी में बहुत सी धाराएं हैं। उनके खिलाफ मारपीट होती थी तो उनके भी खिलाफ बहुत से आईपीसी में धाराएं हैं। उनके खिलाफ पोर्नोग्राफी जैसे कोई अपराध होते थे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी उसका प्रावधान है, उसका प्रावधान है। बाल श्रम रोकने के लिए बाल श्रम निवारण अधिनियम है। ऐसी क्या वजह पड़ी जिसके लिए पोक्सो जैसे गंभीर और संवेदनशील अधिनियम को बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस विषय पर हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष या उससे कम के थे, उनके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में तो बहुत से नियम, अधिनियम और कानून थे, लेकिन ऐसे बच्चे और ऐसे बच्चे जिनके खिलाफ अपराध हुआ हो, उन्हें किस तरह से संरक्षण दिया जाए, उन्हें किस तरह से एक अच्छे माहौल में, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, जिससे कि उन्हें ये न लगे कि वो न्यायालय में आकर तरह तरह के प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए ये एक अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण अधिनियम पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वैसे तो 2005 में भी बना था, लेकिन नया एक्ट 2015 आया। इसमें जिस तरह से सामान्य अपराधों का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन, या यूँ समझ लें कि जिस तरह से उसका FIR दर्ज होता था, सारी प्रक्रिया वही है 1654 CRPC के तहत। लेकिन इसे अति संवेदनशीलता देते हुए इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया, सेक्शन 19 पोक्सो एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि जैसे ही किसी ऐसे लैंगिक अपराध से संबंधित घटनाएं होती हैं जिसमें विक्टिम, पीड़ित 18 वर्ष या उससे कम आयु का है, तो उसकी सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद, अब ये हम देखेंगे सेक्शन 19 पोक्सो अधिनियम,
उसमें हम देते हैं कि किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और वो रिपोर्टिंग एकदम 154 की तरह ही होनी चाहिए। लेकिन उसकी संवेदनशीलता क्या है कि वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस उसका संज्ञान लेगा, मतलब उसको रजिस्टर करेगा, और वो रजिस्टर करने के बाद उसकी रिपोर्ट वो तुरंत एट वंस या विदिन 24 आवर्स CWC को देगा। उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब ऐसे बच्चे जो विक्टिम हैं उनके बयान कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, इस संबंध में सेक्शन 24 प्रोटेक्शन पॉक्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में उसका रिकॉर्ड जो है जुवेनाइल पुलिस या SJPU ऐसी जगह उस बच्चे से लेगा जहां वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो करे। या तो वो उसके घर जाए वहाँ ले, या वो बच्चा जहाँ चाहे वहाँ वो अपना बयान रिकॉर्ड कराए। और वो बेहतर ये होगा कि किसी लेडीज़, अगर वो लड़की है, माइनर गर्ल है, तो किसी लेडी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम की ना हो, उसके द्वारा उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो इनिशियली शुरू हो गया कि किस तरह से अब ये मामला आगे चलेगा। जब ये मामला रजिस्ट्रेशन के बाद जब आता है तो सारी प्रक्रियाएँ वही CRPC की तरह होगी कि FIR दर्ज होने के बाद उसको 24 आवर्स के पहले 24 आवर्स के अंदर उसे न्यायालय को भेजना होगा उसकी सूचना, और उसकी सूचना न्यायालय के पास होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अब सवाल उठता है कि उसका स्टेटमेंट और कैसे रिकॉर्ड होगा। इसके लिए 164A CRPC में एक अमेंडमेंट किया गया है कि जैसे ही इस तरह के ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई मैटर आता है सामने, तो उसका तत्काल मेडिकल होना चाहिए, उसका तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल से, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से, या किसी ऐसे हॉस्पिटल से जिसको गवर्नमेंट ने किसी तरह से मान्यता प्रदान की हो, सूचीबद्ध किया हो। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसका असेसमेंट होगा, और वो असेसमेंट CWC के द्वारा किया जाएगा। अब CWC की दूसरी प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है। पहले तो उसको सूचना मिलनी चाहिए, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि वो CWC उसका असेसमेंट करेगी कि उसको शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य प्रकार से क्या क्षति हुई होगी। वो मेडिकल एड्स CS जो भी ज़रूरत होगी उसको आगे करेंगे, और CWC उसका असेसमेंट करेगी, सारी व्यवस्थाएं करेगी। अब ये 164A की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद 164 में उसका स्टेटमेंट जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब को ये ध्यान देना होगा
कि वो उसी रूप में, जिन तरह से वो कहे उसी रूप में वो उसका बयान ले। और अगर उसकी कोई भाषा समझ में नहीं आती तो उसके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो असिस्टेंस ले, जो भाषिया जिसको कहते हैं, या जो सही ढंग से कम्युनिकेट कर सके कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, और वो इस तरह से हो कि उसे लगे कि ये एक घरेलू माहौल है। मजिस्ट्रेट साहब उसके अपने हैं, उसे अनईजी फील न हो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के समय उसको किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। तो पाया जाता है, जैसा कि सेक्शन 27 ये बताता है कि इन केस ऑफ द विक्टिम गर्ल इज़ ए चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर। वो किसी महिला चिकित्सक द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण होना चाहिए, और परीक्षण के समय उसके माता पिता या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो विश्वास करता हो, भरोसा रखता हो, उसकी उपस्थिति में होना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष होना चाहिए जो उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का हेड हो, जिससे ये लगे कि नहीं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही फेयर एंड गुड एटमॉस्फेयर में हो रहा है। बाकी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो इन्वेस्टिगेशन तो एज इट इज़ जैसे होता रहा है, और दूसरे केसों में वो होगा। अब जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया और मेडिकल हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट सबमिट हो गई, तो वो अब आ जाएगा स्पेशल कोर्ट में। ये सब तो जो पहले भी होता रहा, लेकिन अब इसमें ऐसी क्या बात है जो सब औरों से अलग करता है? उसकी ख़ास वजह ये है कि एक बच्चा जो ऑलरेडी विक्टिम हो, उसे किस तरह से, बच्चा नहीं सही कोई भी हो जो किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड मैटर आता था, तो उसका कोर्ट में किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, वो सब देखते हुए कोर्ट में बिला वजह के दौड़ने धूपने से, कोर्ट के जैसे माहौल से बचाने के लिए ये एक विशेष अधिनियम बनाया गया है। इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि हम जो भी इससे संबंधित प्रक्रिया अपनाएं वो पूरी तरह से फ्रेंडली होनी चाहिए। अब बात आती है कंपनसेशन की, तो इसमें कई जगह कंपनसेशन की बात कही गई है। एक तो फर्स्टली जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे ही CWC को उसमें जो भी कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और उसको दवा इलाज के अलावा उसको क्या दिया जाए ये DLSA को लिखें कि उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। अब हम उस बच्चे के देखभाल की बात करते हैं जो विक्टिम है। इसके लिए हमारी सरकार ने अभी 9 मार्च 2020 को एक रूल बनाया है जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 कहलाया। इस अधिनियम में बच्चों के
अनुकूल कई कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जैसे कि शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम का तैयार किया जाना, शारीरिक और आभासीय पहचान की सुरक्षा करना, उनकी भावनात्मक तथा मानसिक भलाई की रक्षा करने के लिए उपाय करना, लैंगिक अपराधों से निवारण और संरक्षण, उससे सुरक्षा करना, और इस तरह के अपराधों से संवेदनशीलता और लैंगिक समानता और लैंगिक साम्य को अंतर्विष्ट करने की बात कही गई है, में शामिल करने की बात कही गई है। अब बात आती है देखभाल की, बालक के देखभाल और संरक्षण के बारे में। ये है कि जो SJPU उसकी ये ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया, वो जब वो रिपोर्ट करेगा CWC को, तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें देनी ज़रूरी है। मैडम, ये ज़रा सा आप लोग अपने यहाँ भी बताइएगा कि वो इस तरह से करें। ये रूल 4 में इसकी व्यवस्था की गई है कि वो अपना नाम और पदनाम देगा, अपना टेलीफोन नंबर देगा, और जो सूचना प्राप्त किया है जिसने, उस पदाधिकारी का नाम देगा और उसका पूरा ब्यौरा देगा। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को देगा, और किसी परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाएगा। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है वो प्रयोगशाला में जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जो भी चीज़ें रिकवर हुई है वो उसे फोरेंसिक में जांच के लिए भेजेगा। उसके माता पिता जिस पर वो भरोसा करता है उसको उसकी परामर्श के साथ जो भी उसकी ज़रूरत होगी वो सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। उसके वकील और वकील का अधिकार उसको मिलेगा कि उसको लीगल एड दिया जाए। ये सब काम रिपोर्ट होने के बाद ये SGPU की ड्यूटी है। इसके अलावा वो 24 घंटे के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, CWC को रिपोर्ट करेगा। ये नियम में है। और जो भी CWC का आकलन होगा वो आपकी जिम्मेदारी है मैडम कि उसको आप आकलित करें कि उसको क्या क्या तत्काल ज़रूरत है, तो वो हो जो भी जिस भी तरह से उसको कहाँ रखा जाए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि माँ बाप के द्वारा ही कोई या उसके ऐसे स्थान पर उसके साथ कोई अपराध किया गया हो जहाँ वो रह रही हो, तो वहाँ से कहाँ रखा जाए उसको, वहाँ दोबारा भेजना मीन्स के अपराधी को एक और अवसर देना, इन सबों से बचाव करना। इसके अलावा माता पिता या जो भी हो ऐसे लोगों के से विचार विमर्श कर उसको संरक्षण के लिए जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए उसको सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया करना कि वो, और मतलब जो एक मानसिक दबाव जो होता है ऐसे बच्चों पर जो 18 वर्ष या उससे कम है, उससे उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, निःशक्त है, तो ऐसे बच्चों के लिए SGPU के साथ साथ CWC की भी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ जाती है। उन्हें हर तरह से सुरक्षित करना, भोजन पानी कपड़ा रहन सहन, ये सारी व्यवस्थाओं को देखना, फिर चिकित्सीय व्यवस्था करना, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सब दायित्व जो है ये CWC और SJPU की है। अगर कोई बीमारी है पुरानी तो उसका दवा इलाज करना।
ये देखना कि पारिवारिक हिंसा का तो वो शिकार नहीं हो रहा है, पहले रहा है, ये सब देखना, ये सब सारी चीज़ें ये सेक्शन रूल 4 में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके अलावा जहाँ बच्चे गांव देहात के या शहर के जहाँ भी हों, कुछ इस तरह के माहौल के होते हैं जिन्हें उनकी भाषाएं दूसरों को नहीं समझ आती, वो बोलते कुछ है लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। वहाँ ऐसे लोगों के लिए दुभाषियों का या किसी विशेषज्ञ का जो उस भाषा या उस संकेतों को समझ सकता है, उसकी व्यवस्था करना। उसी तरह से रूल 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें चिकित्सीय सहायता और देखरेख की बात कही गई है। इसमें जब भी एसजेपीयू या लोकल पुलिस यूनिट ऑफिसर द्वारा ये सूचना प्राप्त किया जाता है कि किसी बच्चे के साथ कोई लैंगिक अपराध हुआ है, तो उसे तत्काल पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चिकित्सीय देखरेख में रखा जाएगा और जो भी निकटतम अस्पताल हो या चिकित्सा केंद्र हो, वहाँ उसे ले जाया जाना होगा। अगर गंभीर मामले उसके साथ हुए हों, जिसका डिफिनीशन, जिसकी परिभाषा पोक्सो अधिनियम के 3, 5, 7 और 9 में की गई है, जैसे सेक्सुअल असाल्ट, गंभीर सेक्सुअल असाल्ट, इस तरह के मामले में उसको आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए इंतज़ाम करना होगा। ये सब जो सेक्शन रूल 6 में लिखा हुआ है, इन सबों के बाद अगर उसे किसी तरह की विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी ड्यूटी CWC की है कि वो उसे DLSA के सहयोग से उसे चिकित्सीय विधिक सेवा प्रदान की जाए। इसके लिए CWC रिकमेंड करेंगे, सहायता लेंगे। आगे CWC की ये भी ड्यूटी है कि वो उसे विशेष राहत के लिए तत्काल कार्रवाई करें। अब उसको आकलन करें उसका कि क्या उसके लिए होना चाहिए। अब जैसे धारा 357 CRPC के तहत अगर कोई सुविधा दी जानी है तो उसके लिए DLSA से संपर्क करना है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई धनराशि DCPU में रखी गई है, वो सहायता उससे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अब ये है, ये राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया है और पूरे हर ज़िलों में, बिहार के सभी ज़िलों में इसकी पूरी व्यवस्था है और वहाँ से उसको तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा JJB जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में भी एक फंड निर्धारित किया गया है, उससे भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको राहत मिलना चाहिए। मुआवजे की बात आती है रूल 9 में, जहां उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक मुआवजा इंतरिम होता है, अंतरिम, जो तत्काल, जो ट्रायल के पहले, और एक है जो दोषसिद्धि के बाद या निर्दोष घोषित होने के बाद। तो दोनों स्थितियों में उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये भी ड्यूटी मैक्सिमम जिम्मेदारियां बनती हैं CWC की। और मैं देख रहा हूँ, मैडम कौन है? आप हैं? देखिए, थोड़ा सा एक्टिव होइए। अभी तक मुझे इतना दिन हो गया है, एक भी मैटर आपकी तरफ से मुझे रिकमेंड नहीं किया गया है। आप देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और इसके अलावा जुर्माने की बात जहाँ तक आती है, उसके भुगतान की प्रक्रिया भी CWC के
माध्यम से ही होनी है। विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम जिसे पीड़ित को भुगतान किया जाना है वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, और इसकी यह सुनिश्चित करना CWC के साथ समन्वय करके होगा। इस यहाँ भी आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है। DCPU और जो भी उस बच्चे के हेल्प के लिए आता है वो उसकी सहायता से CWC बैंक खाता खुलवाएगा। ये भी एक ड्यूटी है सेक्शन रूल 10 में, उसे भी, और वहाँ सबूत के तौर पर आपको ही वहाँ इस कार्य को करना है। अब सामान्य लोगों की बात है, जाहिर सी बात है आजकल पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिल रही है और ये इस तरह से घटनाएं बहुत तेज़ बढ़ रही हैं, बहुत आसान हो गया है। ऐसी चीज़ें जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, चाहे वो NGO हो, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई संस्था हो, वो उसको उसकी सूचना देगा AJPU या स्थानीय पुलिस को, और ज़रूरत पड़ी तो साइबर क्राइम पोर्टल को भी उसकी जानकारी देगा कि इस पोर्टल पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और जो भी मटेरियल वो कलेक्ट करके देना चाहता है वो भी वो देगा। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, कभी आकृति हो सकती है, कभी मतलब कि कुछ इस तरह से अंग प्रत्यंग करके भी उसको बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें उसमें आएंगी, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ हैं वो इस मामले में काफ़ी सेंसिटाइज हों और काफ़ी गंभीर हों। मुझे एक स्टेटमेंट मिल गया है स्मृति ईरानी का 12 जुलाई 2019 को, जिसमें उन्होंने उस वक्त बात की थी जब मूल अधिनियम में संशोधन की बात आई थी। यही 2012 में जो पोक्सो एक्ट बना था उसमें जब संशोधन की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अभी 2012 का एक्ट है, 8 साल 10 साल में ही हमें इसको क्यों संशोधन करना पड़ रहा है। इस संबंध में एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट नंबर 222 2018, जिसमें कई सेक्शंस में 2019 का अमेंडमेंट है। जिसमें सारे ऑफेंसेस को बहुत ही गंभीर बना दिया गया। हाँ जी, नीचे गिर गया था। जिसमें पहले सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट, उसमें जहाँ नॉट लेस देन 7 ईयर था, अब उसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। सेक्शन 4 यानी कि सेक्सुअल असल्ट, उसे 7 साल से 10 साल कर दिया गया है। कुछ और भी सेक्शन जोड़े गए हैं जहां 16 ईयर से कम बच्ची है उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया हो तो उसे 20 साल से कम नहीं किया जा सकता। और जैसा कि एक बार जैसा हमने चर्चा में कहा था कि 20 साल से कम का मतलब हो गया कि टिल लाइफ,
तो मृत्यु पर्यंत। और इसी तरह से फाइन को भी पूरा वो कर दिया गया है। सेक्शन 6 जो है, जैसा कि जो प्रिंसिपल एक्ट में कहा गया है, उसमें एग्रीगेटिव सेक्शन 6 में पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको इन्हांस कर दिया गया है। इसमें कन्विक्शन नॉट लेस देन 20 years एंड नॉट लेस देन 20 years मीन्स भी वही टिल डेथ, और या मृत्युदंड, इसे मृत्युदंड तक एक्सटेंड किया गया है। यह इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए। बहुत से उदाहरण मिल रहे हैं जहाँ ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और बच्चियाँ जब तक सर्वाइव करती हैं रोज़ एक बार मरती हैं, हर क्षण मरती हैं। ऐसे ऑफेंसेस को 10 साल के लिए सज़ा, मृत्युदंड तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से धारा 14 जिसमें पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, इसमें भी सज़ाएं बढ़ाई गई हैं। जो पोर्नोग्राफी जैसे मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं, उसमें नॉट लेस देन 7 year, पहले 5 year था,